वेरी गुड। वापस चालू भी कर दोगे? ओके, तो रुको 2 मिनट। हो गया ना सबने? मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब हम बात करेंगे नैतिक विकास की, जिस पे जरूर प्रश्न आता है। नैतिक विकास के दोनों मॉडल करेंगे हम। तो हेडिंग डालिए, नैतिक विकास। नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। हेडिंग डालो, नैतिक विकास। कौन सा विकास? नैतिक विकास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोरल डेवलपमेंट। करा दिया था क्या? ठीक है, चलिए। ऐप सबको डाउनलोड करना है, जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। साइकोलॉजिया ऐप सबको डाउनलोड करना है। हम पूरी तरह खुल के आपको वहां मिलेंगे। यहां भी मिल रहे हैं, पर साइकोलॉजिया ऐप में जरूर मिलेंगे। प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड करना है। मैम भी मिलेंगी, मैं भी मिलूंगा। तो कुछ बेहतरीन चीजों के लिए अगर मोबाइल रिचार्ज करवाना पड़ जाए तो कौन सी बुराई है? जस्ट लाइक ए मोबाइल रिचार्ज, आराम से डिपेंड। ओके, तो सबने लिखा नैतिक विकास। आप मुझे बताएं, नैतिक विकास का नाम आता है, किसका नाम याद आता है? लॉरेंस कोहलबर्ग। किसका नाम आता है? लेकिन परीक्षा में प्रश्न आया था कि साहब, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया वो कौन थे? यस, जीन पियाजे। वो कौन थे? जीन पियाजे थे। और कोहलबर्ग तो जीन पियाजे से प्रभावित थे। कोहलबर्ग, बहुत से प्रश्न आए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का लिंक, इंटरलिंक होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। किससे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से होता है, संज्ञानात्मक विकास से होता है। और संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने। लेकिन कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से पहले जीन पियाजे ने नैतिक विकास का मॉडल भी दिया है। तो हम दोनों पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे जीन पियाजे। आपको हमने जीन पियाजे पढ़ाया नहीं अभी? ओके, हमने नहीं पढ़ाया अभी। जीन पियाजे पढ़ोगे तो फिर हवाओं में उड़ोगे हमारे साथ। पर वो अभी नहीं, मैं 1-2 दिन पहले, मैं एक्चुअली उस सीक्वेंस में कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो वो कहीं और का रिकॉर्ड है मेरा, इसलिए मैं, फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कोई सा पढ़ लो आप, नहीं पड़ेगा ना, तो पहले मैं आपको ये करा देता हूं, फिर बाद में जीन पियाजे करेंगे। बेहतरीन, बेशकीमती, नायाब, बेमिसाल जीन पियाजे। हाँ बेटा, क्या? जीन पियाजे क्यों लिखा? क्यों लिखा? पहले हम जीन पियाजे पढ़ेंगे, पर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। क्या पढ़ा रहा हूं? नैतिक विकास। जीन पियाजे के नैतिक विकास पे भी उतने प्रश्न आए जितने कोहलबर्ग पे आए। ओके, तो नैतिक विकास बाय जीन पियाजे। पियाजे, इसमें मैं वो चर्चा नहीं करूंगा। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने अपने बच्चों पे प्रयोग किए थे, जैकलिन, लॉरेंट व ल्यूसियन पे किए थे। वो सारी बातें संज्ञानात्मक विकास में करेंगे। वही हम आपको बताएंगे असिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, और वो 4 बेहतरीन सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे। एक बेहतरीन मॉडल है, बेहतरीन, लेकिन वो मैं इसके बाद कराऊंगा। ओके, तो पहले जीन पियाजे का नैतिक विकास। नैतिक विकास दरअसल क्या है? नैतिक विकास में राइट और रॉन्ग की बात होती है। नैतिक विकास, सुन रहे हैं ना आप लोग? नैतिक विकास में सही क्या है और गलत क्या है की चर्चा होती है। नैतिक विकास में क्या करें क्या ना करें की बात होती है। और शुरुआत करी थी जीन पियाजे साहब ने। किसने करी थी? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने, सेम वही वाली बात है, कोहलबर्ग जीन पियाजे से प्रभावित थे, और जीन पियाजे ने नैतिक विकास की शुरुआत करी थी स्मॉल स्टोरीज से। किससे करी थी? स्मॉल स्टोरीज से करी थी, छोटी छोटी कहानियों से करी थी। जैसे लॉरेंस कोहलबर्ग की प्रसिद्ध कहानी हेंज वाली, पता है ना सबको? यस, और इन्होंने जो प्रसिद्ध कहानी है जीन पियाजे साहब की, वो कहानी है 2 छोटी छोटी लड़कियों की, जिसमें एक का नाम है मैरी और दूसरी का नाम है मार्गरेट।
मैरी व मार्गरेट की कहानी से शुरू करी, और कुछ नहीं होता इसमें, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहानियां। और कहानियों में एक ऐसे बिंदु पे लाके छोड़ देते हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। इस बिंदु को बोलते हैं नैतिक दुविधा। क्या बोलते हैं? नैतिक दुविधा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरल डिलेमा। क्या बोलते हैं? मोरल डिलेमा। तो ऐसी कहानियां इन्होंने बताई। बाद में हेंज वाली कहानी कोहलबर्ग ने बताई। हम आपको हेंज की कहानी भी बताएंगे। इनकी छोटी सी कहानी यह है कि ये दोनों लड़कियां, सुन रहे हो ना, अपनी मम्मा को सरप्राइज देना चाहती हैं। छोटी इनोसेंट सी गर्ल्स मम्मा को क्या सरप्राइज देना चाहती हैं कि साहब हम मम्मा को सरप्राइज देंगे आज, और मम्मा की ड्रेस है, वहां पे कॉस्ट्यूम रखा हुआ है, तो हम उसको खूबसूरत बनाती हैं। एक ने क्या किया, खूबसूरत बनाने के लिए कैंची लेके उसको छोटे छोटे होल कर दिए उसमें। मम्मा को तोहफा दूंगी। मम्मा आती है और कहती है क्या किया तुमने? दूसरे ने क्या किया, बड़ा होल कर दिया कि मम्मा इससे खुश होंगी। फिर बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ दोनों में नोटी कौन, मैरी कि मार्गरेट? दुविधा में डाल दिया बच्चों को। अब बच्चों ने जो जवाब दिए उनकी एज के हिसाब से जीन पियाजे ने बोल दिया कि इस एज के बच्चे इसको सही मानते हैं, इसको गलत मानते हैं, इस एज के बच्चे इसको सही मानते हैं, इसको गलत मानते हैं। मोरल डेवलपमेंट का मॉडल बन गया। क्लियर? मेनली इन्होंने नैतिक विकास, इस छोटा सिद्धांत है, केवल 3 बातें खास हैं जो मैं आपको तीनों बता रहा हूं, लिखवाऊंगा अभी। केवल 3 बातें हैं कि सब जीन पियाजे नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताते हैं। कितनी? 2। पहली अवस्था होगी जिसको यह स्वायत्तता की अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेज ऑफ ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस या फिर ऑटोनोमी। स्वायत्तता नहीं, सॉरी, पहली है प्रायत्ता। हाँ, पहली होगी प्रायत्ता, जिसको बोलेंगे हेट्रोनोमी। क्या बोलेंगे? हेट्रोनोमी। खास बात सुन ले, सुन रहे हो ना आप? 2 स्टेज बताएंगे ये, मैरी व मार्गरेट की कहानी, सिंपल। जीन पियाजे नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताते हैं? 2। कितनी? 2। कहीं कहीं 4 भी मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो 2 स्टेज होंगी। पहली स्टेज होगी प्रायत्ता वाली। कौन सी? प्रायत्ता की अवस्था। ध्यान दो, अभी लिखना नहीं है। जिसको बोलेंगे हेट्रोनोमी। हेट्रोनोमी स्टेज या स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी। सुन रहे हो ना? हेट्रोनोमी याद रह जाएगा। ओके। और दूसरी स्वायत्तता, बाद वाली क्या? स्वायत्तता की अवस्था, जिसको बोलेंगे ऑटोनोमी। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी या ऑटोनोमस एक ही बात है। ध्यान देंगे मेरी बात पे, मैं लिखवाऊंगा, बाद में लिखना, अभी नहीं। एक आएगी प्रायत्ता की अवस्था, हेट्रोनोमी स्टेज, और एक आएगी स्वायत्तता की अवस्था, ऑटोनोमी स्टेज। क्या होता है इसमें सुन ले। प्रायत्ता वाले में क्या होता है? 3 बातें, 1 2 3। प्रायत्ता वाले में होता है कि सब ये मानते हैं कि सब नैतिक नियम कहां से आते हैं, कौन बनाता है? तो ये मानते हैं नैतिक नियम डिवाइन लाइक बनाता है। नैतिक नियम भगवान बनाता है, खुदा बनाता है, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता। तो पहली महत्वपूर्ण बात याद रखना है, स्वायत्तता में नैतिक नियम का स्रोत है कोई आधिकारिक सत्ता, या खुदा, या भगवान, या डिवाइन। तो क्या भगवान के बनाए हुए नियमों को कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। इसलिए इनकी दूसरी बात आएगी कि यहां नैतिक नियम दृढ़ होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। दाढ़ी और टोपी, तुम नहीं सुधरोगे बेटा। व्हाट इज दिस? एग्जाम सीधा सीधा मिलेगा, तुम सीढ़ियों में देख रहे हो, वो आता है कि जाता है, क्या मतलब है तुमको? ख्याल रखो, हम है ना इधर। क्या बात कर रहे थे? नैतिक नियम भगवान बनाता है, डिवाइन बनाता है। कौन बनाता है? ये पहली अवस्था की बात है, जिसको प्रायत्ता की अवस्था बोलते हैं। किसकी अवस्था बोलते हैं? नैतिक नियमों का स्रोत बाहर है, कोई और बनाता है, हम नैतिक नियमों को तोड़ नहीं सकते। ओके। और दूसरी बात, नैतिक नियमों को तोड़ नहीं सकते तो नैतिक नियम बदले भी नहीं जा सकते, अपरिवर्तनीय हैं। कैसे हैं? दृढ़ हैं। कैसे हैं? दृढ़ हैं, यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। तीसरी बात,
दो चीजें होंगी, एक तो होता है कॉन्सिक्वेंसेस जिसको बोलते हैं परिणाम, क्या बोलते हैं, और एक होता है इरादा, क्या होता है, इरादा। मैं पहले पुलिस में था तो मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते थे। इंडियन पेनल कोड में साफ लिखा था कि साहब इरादा महत्वपूर्ण है, इंटेंशन महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। जानबूझ के कोई कुछ करता है तो उसकी सजा ज्यादा होती है, उसका इरादा अगर ऐसा है। इरादा नहीं है तो फिर अकस्मात हो गया, दैट इज एक्सीडेंट। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो यहां परिणाम महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादा नहीं है। क्योंकि जो काम खराब है उसकी सजा मिलेगी मिलेगी। उसको उन्होंने बोला इमिनेंट जस्टिस। क्या बोला? इमिनेंट जस्टिस, यानी गलत काम किया तो सजा भुगतनी पड़ेगी, और सजा के आधार पर तय होगा कि काम गलत था कि सही था। यहां पे उन्होंने एक स्टोरी बताई दो बच्चों की, सुन रहे हो? दो बच्चे थे, उन्होंने किसी किसान की वो कार्टरेज चुरा ली, कार चुरा ली है मान लो। कार चुराई, जब वो चोरी कर रहे थे तो वो आ गया किसान, उनके दोनों के पीछे भागा, एक को पकड़ लिया, पकड़ के वहीं सजा दे दी, दूसरा भाग गया, लड़का भाग गया। आगे गया तो आगे रोड पे स्लिपरी था, फिसल गया, टांग टूट गई। अब बच्चों को, इस एज के बच्चों को पूछा उन्होंने कि उसकी टांग क्यों टूटी, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि रोड पे फिसलन थी इसलिए टूटी, इन्होंने बताया उसने चोरी की इसलिए टांग टूटी। उसका पैर क्यों फ्रैक्चर हुआ? क्योंकि उसने क्या की? चोरी की। इसका मतलब यह है अवश्यंभावी फल मिलेगा ही मिलेगा। यह खूबसूरती है ऑटोनोमस की। क्लियर? तीनों बातें। नैतिक नियम भगवान बनाता है, नैतिक नियम अपरिवर्तनीय है, दृढ़ है, परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादा नहीं है, और न्याय मिलेगा ही मिलेगा। इसको जीन पियाजे नैतिक वास्तविकता का काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नैतिक वास्तविकता का काल है, मोरल रियलिज्म का काल है, या फिर दबाव की नैतिकता का काल भी बोला है। कंसंट्रेट, नैतिक वास्तविकता का काल और नैतिक दबाव का काल बोला है। कॉन्स्टेंट, यस, मोरल कॉन्स्टेंट बोला है और मोरल रियलिज्म बोला है। बस ये चार बातें हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। दूसरी आएगी स्वायत्ता। सुन रहे हो कि नहीं? स्वायत्ता ऑटोनोमी है। स्वायत्ता क्या है? और इस स्टेज में बच्चा ये बोलता है कि नैतिक नियम भगवान नहीं बनाता, इंसान ही बनाता है, हम खुद ही बनाते हैं। जब हम खुद ही बनाते हैं तो नैतिक नियम बदले भी जा सकते हैं। नैतिक नियम क्या हो सकते हैं? बदले भी जा सकते हैं। और यहां परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इरादा महत्वपूर्ण है, इंटेंशन महत्वपूर्ण है। इंटेंशन ठीक है तो परिणाम जो भी रहा उसकी गलती नहीं है। ये बड़े हो गए ना? तो नैतिक नियमों का स्रोत इंसान खुद है, समाज है, हम बनाते हैं। नियम बदले जा सकते हैं, परिवर्तनशील हैं, और परिणाम और इरादे में दूसरे में क्या महत्वपूर्ण होगा? इरादा। क्या महत्वपूर्ण होगा? इरादा। और इसको पियाजे कहते हैं नैतिक पारस्परिकता का काल। क्या बोलते हैं इसको? नैतिक पारस्परिकता का काल। इंग्लिश में बोल सकते हैं मोरल रेसिप्रोसिटी। क्या बोल सकते हैं? मोरल रेसिप्रोसिटी। या फिर एक शब्द आता है अन्योन्याश्रित नैतिकता। कौन सी नैतिकता? अन्योन्याश्रित नैतिकता, जो दूसरों से मिलके बनती है, या पारस्परिकता, अन्योन्याश्रितता, ऐसा कोई भी शब्द है, इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं, वो दूसरी स्टेज का है। तो केवल 3 या 4 बातें हैं। क्लियर हुई आपको? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लिखो आप। सबसे पहले आप लिखें, जीन पियाजे ने, हेडिंग ये डालना है ना? हेडिंग डाला नहीं क्या आपने? नहीं, ये नहीं डालना है, ये नहीं डालना है। जो मैं लिखवा रहा हूं वही, ये दोनों बाद में, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो आप। जीन पियाजे ने ये प्रश्न आया था सर्वप्रथम, यानी कोहलबर्ग से पहले, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत अपनी पुस्तक, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड,
सॉरी, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये बुक कब आई थी? 1932। कोहलबर्ग ने 58 में दिया था बाद में। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम को अंडरलाइन करोगे, परीक्षा में आ चुका है, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, 1932 में दिया था, 1932 में दिया था, 1932 में दिया था। लिखा सबने? दूसरी बात, पियाजे ने, दूसरी बात लिखिए, पियाजे ने लिख रहे हो ना? पियाजे ने लघु कहानियां, स्मॉल स्टोरीज, पियाजे ने लघु कहानियां, स्मॉल स्टोरीज के आधार पर, पियाजे ने लघु कहानियां, स्मॉल स्टोरीज के आधार पर बच्चों के साक्षात्कार, पियाजे ने लघु कहानियों के आधार पर बच्चों के साक्षात्कार लिए, बच्चों के साक्षात्कार लिए जिनमें एक प्रसिद्ध कहानी, बच्चों के साक्षात्कार लिए जिनमें एक प्रसिद्ध कहानी, फेमस स्टोरी, प्रसिद्ध कहानी मैरी व मार्गरेट की है। तो हेंज पूछा जा चुका है, कौन जाने मैरी व मार्गरेट कभी आपकी किस्मत में आ जाए परीक्षा में। जिनमें मशहूर कहानी किसकी है? मैरी व मार्गरेट की है। होल करने वाला, दे डोंट नो हाउ टू यूज सीजर्स, पता नहीं कैसे कैंची का उपयोग करते हैं, तो मैरी और मार्गरेट की है। ओके, तीसरी बात लिख रहे हो ना? तीसरी बात लिखो, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की मुख्यतः दो अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की मुख्यतः दो अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की मुख्यतः दो अवस्थाएं बताई। अपने नोट्स किसी को शेयर मत करना आप लोग, ठीक है ना? ये तो घात लगाए बैठे हैं लोग। हाँ बेटा, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं बताई? दो अवस्थाएं बताई। डेस कर दो, दो अवस्थाएं बताई। लिख दिया सबने? पहली, परायत नैतिकता की अवस्था। परायत नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी भी लिख सकते हैं या फिर ऑटोनॉमी स्टेज भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, सॉरी, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमी, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी लिख सकते हैं या फिर सीधा ही हेट्रोनोमी, नॉट ऑटोनोमी, हेट्रोनोमी। इस बार तुमने सही बोला, हेट्रोनोमी, हेट्रोनोमी। और इसका समय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, मैं आपको बता दूं। आप 4 से 7 वर्ष लिख लो, 4 से 7 वर्ष। कहीं ये 5 से 9 वर्ष भी मिलता है, 4 से 7 वर्ष लिख लो। परायत नैतिकता की अवस्था 4 से 7 वर्ष, लिखा सबने? ओके, इसके 3-4 बातें। मतलब यहां पे क्या सोचते हैं बच्चे, ठीक है ना? 4 से 7 वर्ष के बच्चे क्या सोचते हैं? जीन पियाजे ने ऐसा बोला। तो पहली बात कौन सी थी? डिवाइन लाइक, उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? हाँ हाँ, देवीय भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है। चलो ऐसा लिख लो, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बजाय ऐसा लिखो, नैतिक नियमों का स्रोत, नैतिक नियमों का स्रोत इंग्लिश में लिखना है डिवाइन,
नैतिक नियमों का स्रोत डिवाइन या देवीय या आधिकारिक सत्ता, कोई ताकत है, आधिकारिक सत्ता। तो पहली बात इसमें नैतिक नियमों का स्रोत क्या है, डिवाइन है NI, या देवीय है या आधिकारिक सत्ता है। आपकी बात को लिख दिया हमने बोर्ड पे, अच्छा लगा ना? ओके, स्रोत डिवाइन है या आधिकारिक सत्ता है या भगवान है, गॉड है, कोई है। तो भगवान के बनाए नियमों को क्या तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो दूसरी बात, नैतिक नियम दृढ़, रिजिड, अपरिवर्तनीय, दृढ़, अपरिवर्तनीय व शाश्वत होते हैं। शाश्वत, ये तो सब जगह लागू होंगे साहब, भगवान के बनाए नियम हैं। तो दूसरी बात है नैतिक नियम दृढ़, अपरिवर्तनीय व शाश्वत। दृढ़, अपरिवर्तनीय व शाश्वत होते हैं। दृढ़, अपरिवर्तनीय व शाश्वत होते हैं, लिखा सबने, बदलाव नहीं हो सकता। और तीसरी बात याद है आपको, यहां पे इरादा महत्वपूर्ण की परिणाम। तो तीसरी बात लिखो, ऐसे लिख दो शॉर्ट में, परिणाम महत्वपूर्ण है। परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादा नहीं, इरादा नहीं। परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादा नहीं। परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादा नहीं। और चौथी बात लिखें, इसे नैतिक वास्तविकता, इसे नैतिक वास्तविकता, इसको इंग्लिश में लिख दो मोरल रियलिज्म अथवा दबाव की नैतिकता। दबाव की नैतिकता का काल कहा जाता है। यानी दबाव है सब नियमों का, मानना ही है। इमिनेंट जस्टिस है, कोई बदल नहीं सकता, गलती की सजा मिलेगी। इसलिए बोला नैतिक वास्तविकता, मोरल रियलिज्म, या फिर दबाव की नैतिकता का काल कहा जाता है। बस 3 बातें, 4 बातें हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, परायित नैतिकता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेटेरोनोमी। खुद से नहीं है, दूसरों के कारण से। ओके, नियमों का स्रोत क्या है? डिवाइन है, देवीय है, भगवान है, आधिकारिक सत्ता है। अगली बात, नैतिक नियम दृढ़, अपरिवर्तनीय और शाश्वत हैं। और इरादा महत्वपूर्ण है कि परिणाम महत्वपूर्ण है। और इसको कौन सी नैतिकता बोलते हैं? मोरल रियलिज्म या फिर नैतिक वास्तविकता का काल। कौन सा काल बोलते हैं? इसको दबाव की नैतिकता का काल भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखनी। अब है दूसरी स्टेज, बी। पहली थी परायित नैतिकता की अवस्था, यह है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। पहले थी परायित नैतिकता की अवस्था, जिसको इंग्लिश में हेटेरोनोमी बोला, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस मोरालिटी। और इसको बोलेंगे ऑटोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी या फिर ऑटोनोमी। इंग्लिश वाला वर्ड लिखना है और वो है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी। और इसका समय उन्होंने किया 9-10 वर्ष के बाद। आप बोलेंगे साहब बीच वाले कहां गए? 9-10 वर्ष के बाद। नहीं, एग्जैक्टली 9-10 दोनों लिख लो आप। ऐसा जनरली ये डिवीजन आएगा नहीं, आता नहीं है जनरली, पर फिर भी कभी पूछ ले तो दोनों ही मिलते हैं। 9+ भी कर सकते हो आप, 10+ भी। एक्चुअली वो लॉरेंस कोहलबर्ग में है। और कोहलबर्ग में एक खास बात है, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये बोला, जैसे पियाजे में नहीं पढ़ा अभी तो आपने, आपको पता है पियाजे ने एक बहुत बेहतरीन बात बोली थी कि वो जो 4 स्टेज हैं, कितनी स्टेज हैं?
उनमें चौथी स्टेज में सब नहीं जाते। चौथी स्टेज की जो चीजें है ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इंट्रा प्रोपोजिशनल लॉजिक, अभी आपके रीट में आया था रिफ्लेक्शन, इनमें सब नहीं जाते, बल्कि जिनको अच्छी तरह पढ़ाया जाता वही जाते हैं। कोहलबर्ग ने भी ऐसे बोला है कि साहब नैतिक विकास में उम्र के मायने नहीं है, एज के मायने नहीं, क्योंकि जो हम कोहलबर्ग पढ़ेंगे ना, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो लास्ट का पोस्ट कन्वेंशनल है, उसमें सभी लोग नहीं जाते, उसमें केवल 10 से 15% लोग ही उस लेवल तक जाते हैं जो दूसरों के लिए मर मिटते हैं। तो उन्होंने साफ लिखा है कि एज मैटर नहीं करेगी, ठीक है ना, पर फिर भी कभी कोई पूछ ले परीक्षा में तो ये एज हम लिखते हैं। एक बात यहां पे ध्यान रखना, सुन रहे हो ना, कि अगर कभी ऐसा कोई आया तो नहीं है, पर ऐसा विभाजन आए तो पियाजे ने एक जगह यह भी बोला है कि साहब 4 वर्ष से पहले बच्चा अनैतिक होता है। क्या होता है? गैर नैतिक होता है। गैर नैतिक, क्या बोला? गैर नैतिक। तो 4 वर्ष तक गैर नैतिक हो गया, ठीक है, वहां भी 4-5 ही है, ठीक है। फिर ये दूसरी स्टेज आ गई आपकी परायत्ता वाली, आ गई ना। फिर उसके बाद ये स्टेज हमने लिए स्वायत्ता वाली, जो 9-10 के बाद लिए ना। तो बीच का जो पीरियड है उसको उन्होंने बोला ये संक्रमण काल है। बीच का क्या है? संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसमें बच्चा हेटेरोनोमी से ऑटोनोमी की तरफ आता है। जिसमें क्या आता है? हेटेरोनोमी से ऑटोनोमी। तो मोटे तौर पे याद रखना कि अगर ऐसी कोई बात आए तो वैसे हम देंगे, बुक में भी है ये बात, आपके सामने आ जाएगी कि साहब पहले 4-5 वर्ष में गैर नैतिक होता है, सुन रहे हो ना, और उसके बाद हेटेरोनोमी, फिर ट्रांजिशनल पीरियड संक्रमण काल, और फिर ऑटोनोमी। तो 4 स्टेज भी बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? 4 स्टेज। पर इस पे जनरली कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, तो उन्होंने दोनों बताई हैं। आप ये बोलेंगे साहब उन्होंने कौन सी बताई, बताओ, तो दोनों ही बताई हैं। बताते नहीं क्या, बाद में अपनी चीजों में रिवीजन भी करते हैं, संशोधन भी करते हैं। तो मेनली उन्होंने 2 बताई है और 2 इनकी बहुत प्रसिद्ध है। फिर बीच का जो है उसके लिए उन्होंने 2 नाम और बता दिए। तो अगर ऐसा हो तो गैर नैतिक और संक्रमण काल एक पहले आ जाएगा, एक 3 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। और वो बात आपको मिल भी जाएगी। बुक तो सब लोगों को लेनी है, बोले लेंगे कि नहीं लेंगे? तो फिर ऑटोनोमी 9/10 वर्ष के बाद लिखा सबने। इसमें पहली बात स्रोत, नियमों का स्रोत, नियमों का स्रोत यानी भगवान स्रोत नहीं है, स्वयं है, इसलिए स्वायत्त है, स्वयं। या फिर समाज, समाज नहीं पीयर ग्रुप कर दो आप, स्वयं है या फिर चलिए समाज कर दो, समाज है या फिर पीयर ग्रुप्स है, यानी संगी साथी हैं वही नैतिक नियम बनाते हैं। हम आपस में नैतिक नियम बनाते हैं, समाज ये बनाता है, हम खुद ही बनाते हैं। तो वहां स्रोत था डिवाइन, आधिकारिक सत्ता, और यहां खुद या समाज या पीयर ग्रुप या दोस्त, साथी, परिवार। तो पहली बात, दोनों में एकदम जस्ट डिफरेंस है, तो आपको याद रह जाएगा ना, बोलो। दूसरी बात लिख रहे हो ना? पहली बात लिख ली सबने? ओके। दूसरी बात, नैतिक नियम परिवर्तनशील हैं, नियम बदल सकते हैं साहब परिस्थितियों के अनुसार। नैतिक नियम परिवर्तनशील हैं। दूसरी बात, नैतिक नियम क्या है? परिवर्तनशील हैं। और तीसरी बात, वहां परिणाम और इरादा कौन महत्वपूर्ण था? यहां क्या होगा? यस, इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। 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 वो क्या चीज थी मिला के नजर विला दी। पता नहीं बोतल में क्या डाल के लाता है। क्या क्या लाते हो शुभम? क्या है इसमें? अदरक, अदरक वाला पानी। पता नहीं क्यों पिलाता है मेरे को। अच्छा लड़का है। हमें याद आ गया वो पुराना गाना, वो क्या चीज थी सुना है ना आपको? मिला के नजर विला दी,
हुआ वो असर कि हमने नजर झुका ली। अरे होंगी दो दो बात आज मिलन की, कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, धीरे धीरे चल क्या चांद गगन में। नाइस। चलिए, तो क्या लिखा सबसे पहले आपने? स्रोत स्वयं है, समाज है, पियर्स हैं, लिखा ना। दूसरी बात, नैतिक नियम परिवर्तनशील है कि अपरिवर्तनशील? परिवर्तनशील है। और तीसरी बात, इरादा और परिणाम में कौन महत्वपूर्ण है? इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। और चौथी और आखिरी बात, इसे पारस्परिक नैतिकता, इसे पारस्परिक नैतिकता या फिर अन्योन्याश्रित नैतिकता, इंग्लिश में रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी कह सकते हैं, मोरालिटी का काल कहा जाता है। इसे पारस्परिक नैतिकता या अन्योन्याश्रित नैतिकता या रेसिप्रोकल मोरालिटी का काल कहा जाता है। निशा बोल रही है, वाह सर, हम तो वाही थे, आप कहां थे? यस। इसे पारस्परिक नैतिकता या फिर कौन सी? अन्योन्याश्रित नैतिकता या फिर रेसिप्रोकल मोरालिटी का काल कहा जाता है। ओके। दो ही करेंगे हमेशा, याद रखना। बाकी उसकी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, है ना। आंसर की देखिए उनकी, मे बी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, आने दो, ऑफिशियल आंसर की आने दो, फिर अपन बात करेंगे उस पर। चिंता मत करो, आप सारी चीजें करेंगे, सारी। क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग बात रही है, मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, है ना, कि उन्होंने 2 भी बताए हैं और 4 भी बताई हैं। अब सवाल ये कि साहब ऐसा आ जाए, जैसा ये कह रही है आ गया, कि साहब नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 2 की 4। तो ये प्रश्न अभी पेंडिंग रख दो, इसका जवाब मैं दूंगा आपको, ठीक है ना, बढ़िया वाला। जैसे आपको पता है, आपने लर्निंग कर्व कभी सुने? अधिगम वक्र एबिंगहास ने दिए थे ना। एक तो वो है जिसमें सीखने की गति पहले तो धीमी होती है, बाद में तीव्र हो जाती है, पॉजिटिव कर्व बोलते हैं, वर्धमान वक्र बोलते हैं उसको, उन्नतोदर वक्र बोलते हैं, नतोदर वक्र बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं आपको, तब पढ़ाऊंगा जब अधिगम। एक जिसमें पहले गति तेज होती है, बाद में स्लो हो जाती है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एक जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी गति रहती है, रेखीय। और एक जिसमें कभी तेज कभी कम, एस शेप, असाकारीय वक्र। तो 4 प्रकार हैं, है ना सब? 4 प्रकार है कि नहीं? लेकिन लॉजिक्स परीक्षाओं में क्या लगाने पड़ते हैं? हम गलत नहीं हो, हम उस राह पे चल रहे हैं और आपको भी उधर ही ले जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में आया था, ये तो पता नहीं कितने बार आए हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आया था कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक वक्र है जिसमें शुरू से लेकर अंत तक सीखने की गति हमेशा एक जैसी बनी रहती है, इट्स आइडल। ऐसा प्रैक्टिकली कभी नहीं होता, ये एक आदर्श स्थिति है। तो वहां 4 ऑप्शन नहीं था, 3 ही ऑप्शन था, उसको राइट माना गया। बात समझ आ रही है आपको? तो ऐसे कुछ हादसे होते रहते हैं परीक्षाओं में, हम इन हादसों के लिए भी तैयार हैं, और इनके लिए हम हमारे ऐप पर वो डिस्कशंस करेंगे जो फाइनली कंफ्यूजिंग चीजों के आंसर तक हमको ले जाएंगे, ठीक है ना। वैसे 99% कंफ्यूजन मैं आपका क्लास में ही दूर कर दूंगा, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारी गलती नहीं होती, वो इनकी गलती होती है। पिछली बार रीट में आपको पता है आंसर उन्होंने क्या माना था? प्रश्नों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, याद है आपको? और इस बार दूसरा मान लिया। वही तो एक मांग रहे हैं, वही दूसरा मान रहे हैं, तो कोई आपत्ति लगा देगा तो बोनस दे देंगे 1 मिनट में, लेकिन कोई आपत्ति नहीं लगाएगा तो नहीं देंगे। क्योंकि अच्छा पता है, आप यू वोंट बिलीव, आपत्ति लगाने वाले जो पैनल था, आपत्ति पे फैसला करने वाला बोर्ड का जो पैनल था, उसमें कौन थे जानते हैं आप?
उसमें राजस्थान सरकार के वो एक्सपर्ट थे जिनको राजस्थान में प्रिंसिपल की पोस्ट पे कई जगह लगाया गया है। और मुझे बताना नहीं चाहिए पर मैं बता रहा हूं, आपत्ति के जस्ट पहले दिन जब रिवाइज आंसर की आई थी तो ऐसे पैनल का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने पूछा था सर आप बताओ इसका राइट आंसर क्या है। मैम के पास फोन आया था कि आप बताएं इनका राइट आंसर क्या है। हमने जो बताया वही उन्होंने लिख के भेजा, वही बोर्ड ने फाइनल किया। हमसे नहीं पूछ के वो किसी और से पूछते, वो बताते तो वही वो लिख के भेज देते, वही फाइनल हो जाता। फिर फाइनल चैलेंज होता है हाई कोर्ट में, कोर्ट में। और कोर्ट के चैलेंज में आपको बताऊं ऐसे होते हैं जिनका अपन वेट ही करते रहते हैं। मुझे याद है राजस्थान में जब पहली भर्ती हुई थी, सुन रहे हो आप मेरी बात, राजस्थान में जब पहली भर्ती हुई थी 2003-4 में, आपके घर में कोई है तो उनसे पूछना आप। और वहां क्या हुआ था, वहां केवल एक पेपर के आधार पे आरपीएससी ने लिया था वो पेपर। वसुंधरा राजे सीएम थी तब, घनश्याम तिवारी शिक्षा मंत्री थे तब, 2 बड़ी भर्तियां ली थी इन्होंने। तो उसमें केवल उस एक पेपर के 100-120 प्रश्न थे, उनके आधार पे पोस्टिंग थी सबकी। तो बहुत बहुत बड़ा एक परिवर्तन था वो। अभी तो कॉमन है, तब परिवर्तन था बड़ा। उसमें उन प्रश्नों में से 2 प्रश्नों पे डाउट था। डाउट क्या था, वो 2 प्रश्न दरअसल गलत मान लिए थे। एक प्रश्न उसमें से साइंस का था, वो बल्ब वाला, बल्ब के अंदर क्या होता है। एक था साइकोलॉजी का। और प्रश्न क्या था, इंटेलिजेंस पढ़ते हैं सब, पढ़ते ना, आईक्यू पढ़ते हैं सब, आईक्यू की टेबल भी पढ़ते हैं आप सब, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, पढ़ते ना। तो आईक्यू की टेबल में कहीं आप उसमें 80 से 90 वाली जो बिलो एवरेज है ना, 80 से 90 है ना, उसके लिए कुछ कई एक शब्द पढ़ लेते होंगे, बैकवर्ड चाइल्ड। दरअसल बैकवर्ड चाइल्ड तो दिया था बर्ट साहब ने। किसने दिया था, बर्ट साहब ने। और बर्ट साहब ने यह कहा था कि साहब पिछड़े बालक का निर्धारण आईक्यू से नहीं हो सकता। क्या पिछड़े बालक का निर्धारण आईक्यू से हो सकता है, नहीं हो सकता। पिछड़ा बालक कौन होता है, लड़ाई में पिछड़ा कि पढ़ाई में पिछड़ा, बोलिए, पढ़ाई में पिछड़ा है। इसका मतलब पिछड़ा बालक वो होता है जो स्कूल जाता है। जो स्कूल नहीं जाता क्या वो पिछड़ा बालक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक टर्म दी थी ईक्यू, कौन सी दी थी, और ये ईक्यू इमोशनल कोसेंट नहीं है बल्कि एजुकेशनल कोसेंट है। क्या है ये, एजुकेशनल कोसेंट है, शैक्षिक लब्धि है। ये क्या है, शैक्षिक लब्धि। तो बर्ट महोदय ने बोला था, बर्ट साहब ने बोला था कि ऐसे बच्चे जिनकी शैक्षिक लब्धि या ईक्यू 85 से कम हो, कितनी हो, 85 से कम हो, वो पिछड़े बालक होते हैं। हमने अपने बच्चों को ऐसे बताया था जैसे आपको बता रहा हूं। तो हमने कहा अगर परीक्षा में पिछड़ा बालक पूछा गया तो ऑप्शंस में आईक्यू नहीं आएगा, क्योंकि आईक्यू से पिछड़े बालक का निर्धारण होता ही नहीं है, बल्कि क्या आएगा, ईक्यू आएगा। क्योंकि ईक्यू किसकी ज्ञात कर सकते हैं, शैक्षिक लब्धि किसकी ज्ञात कर सकते हैं, जो स्कूल जाता है उसकी या जो नहीं जाता उसकी। तो पिछड़ा बालक कौन हो सकता है, जो स्कूल जाता है वो या नहीं जाता है वो, बोलिए। लेकिन आईक्यू किसकी ज्ञात कर सकते हैं, जो स्कूल जाता है उसकी भी और जो नहीं जाता उसकी भी। तो आईक्यू के बेस पे पिछड़े बालक का निर्धारण नहीं होता। परीक्षा में प्रश्न आया 2004-3-4 का पेपर उठा के देखना, उसमें प्रश्न आया था कि साहब पिछड़ा बालक होता है जिसकी चारों ऑप्शन थे आईक्यू वाले, जिसकी बुद्धि लब्धि होती है। एक ऑप्शन था 80 से 90। बच्चों ने बोला सर सारे आए, आपका ये प्रश्न भी आ गया। हमने, क्योंकि उस टेबल में भी हमने लिखा है 80 से 90 बिलो एवरेज, साथ में ओब्लिक करके बैकवर्ड चाइल्ड लिखाते हैं हम, औसत से पिछड़ा। क्या लिखाते हैं, औसत से। दरअसल वो औसत से पिछड़ा है, पर उसको पिछड़ा बालक ले लिया, मान लिया, जिसने पेपर बनाया बेवकूफ था वो। सुन रहे हो ना। बच्चों ने कहा सर आ गया ये प्रश्न भी, पर आप कह रहे थे कि पिछड़े बालक में तो ईक्यू आएगा, पर इसमें चारों ऑप्शन आईक्यू थे। मैंने कहा आपने क्या किया, उन्होंने कहा सर हमने आपकी टेबल में 80 से 90 वाला था वो किया। हमने कहा इसको राइट मान लेंगे, आरपीएस ने इसको राइट माना। लेकिन हमको मजा नहीं आया, क्योंकि बात तो गलत थी। बोले सही थी क्या, गलत थी। पोस्टिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, स्कूलों में चले गए, पोस्टिंग हो गई, और करीब 1 वर्ष बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें हाई कोर्ट ने यह कहा कि साहब इतनी बड़ी भर्ती और 2 प्रश्न ऐसे थे जो कि आपने गलत माने हैं, जिनमें एक साइंस वाला वो प्रश्न था बल्ब के अंदर, और दूसरा था पिछड़ा बालक, कि साहब पिछड़े बालक का निर्धारण ईक्यू से, आईक्यू से नहीं होता बल्कि किससे होता है, ईक्यू से होता है। इसलिए तमाम बच्चों को बोनस दिया जाए। क्या दिया जाए, बोनस। और वो तमाम बच्चे जो रिट पिटीशन लगा रहे हैं उनको। तो बाकायदा तमाम अखबारों में मुख्य पृष्ठ पे आया था कि ईक्यू वाले में बोनस मिलेगा। तब बच्चों के फोन आए कि सर आप जीते। हमने कहा हर बार जीतते हैं। हालांकि प्रक्रिया बहुत पहले हो गई थी, इसलिए जिन लोगों को लगा दिया गया था उनको हटाया नहीं, लेकिन जो लोग कोर्ट में चले गए थे उनको लगा दिया। 1 नंबर से जो रहे थे ना उनको लगा दिया।
तो मेरी बात का अर्थ समझ गए होंगे शायद आप, है ना? ऐसा होता है, पर हम उसके लिए भी तैयार हैं, अपन उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में तो आपको पता ही है सबसे ऑथेंटिक हम ही हैं, क्योंकि अब तो हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी आरपीएससी के पास रहेगी। मानते हो इस बात को? ओके, क्या बात चल रही थी? पूरा हो गया? कौन सा? नैतिक पारस्परिकता का काल, पारस्परिक नैतिकता का काल, अन्योन्याश्रित नैतिकता का काल, इंग्लिश में बोलेंगे रेसिप्रोकल मोरालिटी। कौन सी मोरालिटी? रेसिप्रोकल मोरालिटी। क्लियर है? ओके, तो अभी हमने पढ़ा है जीन पियाजे का नैतिक विकास, और अब 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे कहलबर्ग का बेहतरीन मॉडल। शुभम काटो।